ओके, सो सबने लास्ट मॉड्यूल का रिकॉर्डिंग देखा था, मॉड्यूल रीड किया था, असाइनमेंट अभी आप करेंगे राइट आफ्टर द डाउट क्लास। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, तो सबने लास्ट मॉड्यूल देखा था क्या? हाँ देखा है। ओके, ठीक है, तो सबको समझ में आया था ना लास्ट क्लास? यस मैडम। ओके, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? न्यूट्रिशन क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में? जो B12 है, कौन से जीन के ऊपर इफेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो कैसे हमारे जो जीन्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, सो व्हाट इज विटामिन डी? विटामिन डी क्या होता है, क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में, क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? ये ये विटामिन हार्मोन डी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हार्मोन रेगुलेट करता है मैम, और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस होता है। हम्म, यस करेक्ट। सो विटामिन डी जो है वो ना कि सिर्फ एक विटामिन है, बल्कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह वर्क करता है, जो कि बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है उसको रेगुलेट करता है, आपके बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, आपके मूड पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन है कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, कौन सा जीन कैसे इफेक्ट करेगा, वो भी विटामिन डी रेगुलेट करता है, ठीक है। सो कौन से जीन्स पढ़े थे हमने इसमें? पीडीआर जीन, हम्म, सारे जीन जो हैं वो एक एक करके आप मुझे नाम बताओ इसका, एंड वो कैसे इफेक्ट करता है वो भी आप मुझे बताओ। ओके, सो वन बाय वन, एंड हर एक जीन का अलग अलग इंसान मुझे एक्सप्लेन करेगा, मुझे सिर्फ वही दो तीन लोगों से आंसर्स नहीं चाहिए। ओके, वीडीआर जीन बताओ क्या मैम? हाँ हाँ, आप बताओ प्रिया मैम। वीडीआर जीन है विटामिन डी रिस्पेक्टर, कम होगा तो बॉडी में कम हो जाता है, तो क्या ब्लड में कितना है वो समझ जाता है। और करेक्ट करेक्ट, तो ये रिसेप्टर होता है, अगर वीडिया रिसेप्टर कम है तो उतना ही हमारी बॉडी में जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है, सेल्स में जो आइडेंटिफिकेशन है वो कम हो जाएगा, राइट? यही पढ़ा था ना आपने? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला जीन कौन बताएगा मुझे? मैम दूसरा जो जीन है वो विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो करेक्ट, ऑलरेडी विटामिन डी प्रेजेंट है तो उसको वो अपने एक्शन में लाता है। एंड मतलब उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो पता चलता है कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है विटामिन डी बॉडी में। राइट। सो ये कौन सा फॉर्म होता है, मतलब जो हम सनलाइट से लेते हैं ना विटामिन डी, जो सनलाइट से जो विटामिन डी मिलता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, तो उस सनलाइट से रिसीव किया हुआ विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इस जीन का होता है। ओके ओके ओके, यस। एंड अब नेक्स्ट जीन का कौन बताएगा? बताओ। ये तो सबसे इजी वाला जीन है, क्या फंक्शन है इसका? वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन को नहीं, वो क्या करता है, विटामिन डी को प्रोटीन से बाइंडिंग करता है, और उसके बाद तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म में हो जाता है। करेक्ट। सो ये जो जीन है वो क्या करता है, विटामिन डी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, वो प्रोटीन बनाने का काम इस जीन का होता है, ठीक है। समझा ना सबको? समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब एक एक जीन के वेरिएशन का मुझे बताओ। अभी वीडीआर का फंक्शन आपको पता चल गया ना, अब वीडीआर जीन में अगर वेरिएशन होगा
तो अगर उसमें वेरिएशन आता है तो क्या इफेक्ट आएगा बॉडी में? वीडीआर रिसेप्टर कम है आपके पास, ठीक है, या उसमें वेरिएशन है, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा बॉडी में? सप्लीमेंट लेने के बाद भी डी विटामिन अब्सॉर्ब नहीं होगा। करेक्ट। क्यों एब्जॉर्ब नहीं होगा? क्योंकि वीडीआर जीन जो है दैट इज अ रिसेप्टर, एंड अगर रिसेप्टर नहीं है तो सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास विटामिन डी है प्रॉपर क्वांटिटी में। तो वीडीआर जीन उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो उससे आपकी प्रॉपर बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, एंड आपके बोन में डेंसिटी जो कम होती है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। एंड आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। ऑल राइट। देन नेक्स्ट, ये जो जीन है CYP2R1 एंड CYP27B1, इसका काम होता है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का, राइट। तो अगर इस जीन में वेरिएशन होगा तो क्या होगा? हाउ विल इट इफेक्ट? मैम उस जीन में वेरिएशन होगा तो भले ही कितना भी विटामिन डी आ जाए सनलाइट से तो वो मतलब आके भी एक्टिव होगा ही नहीं। रिड्यूस्ड कन्वर्जन एफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कन्वर्जन तो होता है क्योंकि सिर्फ ये जीन नहीं, बाकी जीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका कन्वर्जन है एक्टिव फॉर्म में, उसका रेट कम हो जाता है, समझे? ओके ओके। हाँ। तो अगर आप 100 ग्राम, अगर 100 mg अगर कन्वर्ट होना था तो 100 mg की जगह से 5 mg या 10 mg कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये रिसेप्टर कन्वर्जन, प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई। हाँ, कन्वर्जन एफिशिएंसी जो रहती है वो कम हो जाती है। ओके, ओके यस। ओके। देन नेक्स्ट जीन जो है जीसी, दैट इज ग्रुप स्पेसिफिक कंपोनेंट, वो क्या करता है, विटामिन डी के बाइंडिंग के लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वो बनाता है, राइट। तो अब अगर इस जीन में वेरिएंट है तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? What will happen if there is variation in that gene? What will happen? ये प्रोटीन न बनने के कारण बाइंडिंग नहीं होगा, और हम्म, बाइंडिंग नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन डी टू द सेल नहीं होगा। करेक्ट। तो जहां जहां पे विटामिन डी की जरूरत है वहां वहां पर विटामिन डी नहीं पहुंच पाएगा, राइट। सो इस जीन का काम ये होता है, इसमें अगर वेरिएशन है तो जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो नहीं बन पाते, तो बाइंडिंग प्रोटीन ना बनने की वजह से विटामिन डी का ट्रांसपोर्टेशन बराबर नहीं हो पाता। ओके, ठीक है। यस। सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? आई विल मूव फॉरवर्ड। यस यस मैडम। मैम। ओके, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा कि वीडीआर जीन का क्या रोल होता है, जो वो एक एज अ विटामिन डी रिसेप्टर की तरह काम करता है। अगर उसमें वेरिएशन है तो रिसेप्टर का रिस्पॉन्स सही नहीं होगा, बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर होगा। देन CYP2R1 एंड CYP27B1 वो क्या करते हैं, विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, उसका प्रॉपरली आप बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे विटामिन डी को। देन जीसी जो है वो विटामिन डी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जहां पर जरूरत है वहां पे विटामिन डी नहीं पहुंच पाएगा, राइट। देन इन सब जीन में अगर कॉम्प्लिकेशन है तो ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? अभी मैंने 2-3 बार बताया, कोई बताओ मुझे। मैम बोन बोन के इश्यूज हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हम्म, एंड मतलब वीक पड़ने लग जाएंगे बोन्स, हम्म, ठीक से कैल्शियम ना एब्जॉर्ब ना होने के कारण। एंड और पूरे मतलब बॉडी में ऐसे धीरे धीरे वीकनेस आना चालू होगा, एंड पेन्स भी आना चालू हो जाएगा, हम्म, इन्फ्लेमेशन एंड फटीग टू। हम्म, इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। राइट। और
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बोन्स वीक होंगे। एंड हार्ट के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, तो हार्ट के हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है कि विटामिन डी के जो जीन्स है हमारे वो प्रॉपर हो, बॉडी में एक्टिवली विटामिन डी कन्वर्ट हो, ठीक है। ओके, यस मैडम। देन नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B12 पे। विटामिन B12 क्या काम आता है बॉडी में, क्या होता है विटामिन B12? कोई बताओ मुझे, इसका क्या रोल होता है बॉडी में? बताओ कोई, व्हाट इज विटामिन B12? न्यूरो सिस्टम के लिए लगता है, और देन डाइजेशन के भी लिए लगता है। करेक्ट। एंड इसका एक और बहुत मेन फंक्शन है बॉडी में, वो क्या होता है? गट एक्सप्रेशन। वो तो है ही, पर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। होमोसिस्टीन लेवल, ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प, रेड ब्लड सेल के लिए। यस, रेड ब्लड सेल्स बनाने में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, डीएनए के सिंथेसिस में भी विटामिन B12 काम करता है, ठीक है। होमोसिस्टीन की के डेफिशिएंसी आती है आपकी बॉडी में तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपके ब्लड सेल्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे, तो फिर उससे आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टाइम पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मैम होमोसिस्टीन बढ़ जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, यस। होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर होमोसिस्टीन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है प्रॉपरली तो बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे एंड बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, राइट? ठीक है, तो चलो, जैसे विटामिन डी के जीन्स हमने डिस्कस किए, वैसे अब हम विटामिन B12 के जीन्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो एक एक करके मुझे बताते जाओ। FUT2 जीन का क्या काम होता है? मैम समझ में नहीं आया। FUT2 जीन तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और उसकी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। FUT2 जीन का क्या काम होता है? सीक्रेट एंटीजन। देखो, FUT2 जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आप एंटीजन सिक्रीटर हो या नहीं हो, ठीक है। तो एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन जो होते हैं वो आपके गट का जो माइक्रोबायोम है वो डिटरमाइन करते हैं कि आपके गट का माइक्रोबायोम कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर वो कब होगा, जब बॉडी से एंटीजन सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो वो सिक्रीट करते हैं जो, उनको हम सिक्रीटर कहते हैं। बट अगर कोई नॉन सिक्रीटर वेरिएंट है आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में एंटीजन सिक्रीट ही नहीं होंगे। एंड व्हेन एंटीजन्स आर नॉट सिक्रीटेड इनटू द बॉडी, तो आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो नहीं प्रॉपरली बन पाएगा, राइट? जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम चाहिए वो नहीं बन पाएगा। देन अगर हेल्दी गट माइक्रोबायोम नहीं है, स्पेशली बिफिडोबैक्टीरिया, बिफिडोबैक्टीरिया क्या करता था, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम बिफिडोबैक्टीरिया का होता है, ठीक है। तो जो नॉन सिक्रीटर वेरिएंट होता है वो क्या करते हैं, एंटीजेंस को सिक्रीट नहीं करते। एंटीजन सिक्रीट नहीं हुआ तो गट का माइक्रोबायोम वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होने की वजह से, स्पेशली बिफिडोबैक्टीरिया की कमी होने की वजह से आपके बॉडी में B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ओके, समझ में आया? यस मैम एक बार ये बताओ ना, क्या सीक्रेट और नॉन सीक्रेट का ऐसा डिफरेंस कैसा है, वो एक एक बार बताओ ना। आप कैसा एक साथ बताते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। सिक्रीटर और नॉन सिक्रीटर, अब सिक्रीट करने का क्या मतलब होता है कि वो जीन जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन बनता है। एंटीजन क्या काम करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, करेक्ट।
तो एंटीजन जब आपकी बॉडी में आया तो एंटीजन क्या करता है, गट माइक्रोबायोम को शेप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये काम हो गया सिक्रीटर का। सिक्रीटर ने एंटीजन को सिक्रीट किया एंड एंटीजन को सिक्रीट करके आपका गट माइक्रोबायोम बनाया। ओके, ये समझ में आया सिक्रीटर क्या करता है, अगर FuT2 का सिक्रीटर वेरिएंट होता है। समझ में आया आपको? यस मैम। FuT2 का नॉर्मल फंक्शन जो है एंटीजन बनाना, ताकि उस एंटीजन की हेल्प से आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसको हम शेप कर सके। अंडरस्टूड? अब नॉन सिक्रीटर क्या करेगा? अब बेसिकली वही चीज है कि अगर हमको पता है कि एंटीजन से अच्छा गट माइक्रोबायोम बनेगा, अगर उसमें वेरिएशन आ गया तो उसका मतलब क्या होगा कि एंटीजन सिक्रीट नहीं हो रहा, एंटीजन बन नहीं रहा है। एंटीजन नहीं बन रहा तो आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो हेल्दी नहीं बनेगा। ठीक है, अभी डिफरेंस समझ में आया कि हमें क्या चाहिए? अच्छे एंटीजेंस ताकि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो अच्छा बने। ठीक है, पर अगर उसमें वेरिएशन है, मतलब अगर वो नॉन सिक्रीटर है, उस वेरिएंट को हम नॉन सिक्रीटर वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वेरिएशन है तो एंटीजेंस नहीं बनेंगे, एंटीजेंस नहीं बन रहे तो गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं बनेगा। समझ में आया? ये सिक्रीटर नॉन सिक्रीटर के बीच का फर्क समझ में आया? यस मैम। वेरिएंट नॉन वेरिएंट। यस मैम। हाँ, तो अब नॉन सिक्रीटर वेरिएंट है, मतलब एंटीजेंस नहीं बन रहे, गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं बना। करेक्ट। अब गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं बना तो उससे क्या होगा? B12 अपसरण, B12 का एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो पाएगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हेल्दी गट माइक्रोबायोम और बहुत सारे बिफिडोबैक्टीरिया। ओके, तो अगर हमारे पास बिफिडोबैक्टीरिया नहीं है तो क्या होगा? B12 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। अंडरस्टूड ना? यस मैम। ओके, परफेक्ट। कोई और मुझे समझाएगा? एक बार रिपीट करेगा। मैम अगर FuT2 जीन अगर मतलब प्रेजेंट नहीं है तो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और उससे गट इश्यूज भी ज्यादा हो जाएंगे। करेक्ट। ओके, सो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई ना? यस मैम। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो B12 की डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थकान महसूस होना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होना, वो सब आपको फील होने लगेगा। ठीक है, अभी अगर आपको पता है कि प्रॉपरली B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? उस केस में क्या ले सकते हो फूड में? कैसा फूड लेना चाहिए आपको? जिस फूड्स में RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स हम लेंगे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ताकि हमारा गट माइक्रोबायोम अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि वो तो सेकेंडरी हो गया कि आरबीसी बढ़े एंड क्योंकि आरबीसी बढ़ने के लिए भी B12 की जरूरत है। ठीक है, तो B12 अगर नहीं है बॉडी में तो फिर हम नहीं उसके जो भी सिम्टम्स है उसको सप्रेस नहीं कर सकते। राइट, तो सबसे पहला क्या होगा? हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेने हैं ताकि जो B12 की कमी है वो ना हो। ठीक है, उसको हम फिल कर सके। मैम सप्लीमेंट से भी हो सकता है। B12 सप्लीमेंट से भी हो सकता है, बट प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक सप्लीमेंट अगर आप लोगे तो उससे आपकी बॉडी नेचुरली बनाने लगेगी B12, नेचुरली एब्जॉर्ब करने लगेगी। ठीक है, अगर B12 आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, B12 सप्लीमेंट्स आपने लिए तो एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो चाहिए ना बॉडी। एब्जॉर्ब किधर होता है? एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में होता है। अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो सिर्फ सप्लीमेंट से क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गट हेल्थ के लिए? प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। राइट। यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट जीन है TCN2। ये क्या करता है?
मैम वो विटामिन B12 को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, टिश्यूज तक लेके जाता है। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये जीन नहीं लेकर जाता, ये जीन प्रोटीन बनाता है जिसकी हेल्प से B12 जो है वो टिश्यूज तक पहुंच पाते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो अगर इसमें वेरिएशन होगा तो क्या होगा? वो प्रोटीन प्रोटीन बनेगा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट काम ही नहीं करेगा। करेक्ट। सो अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम नहीं करेगा तो जो आपके B12 है वो टिश्यू तक नहीं जाएगी। टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। करेक्ट। सो अगर नेक्स्ट जीन जो है हमारा MTR और MTRR जीन, उसका क्या काम होता है? इसका काम क्या होता है? मैम विटामिन B12 मिथाइलेशन का काम करता है। बट आगे कोई और बताओ। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करे। करेक्ट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कैसे हेल्प करेगा? बट ये होमोसिस्टीन लेवल बैलेंस करेगा। ओके, सो बेसिकली ये जीन क्या करता है ना, ये जीन आपका जो B12 है उसको यूज करता है मिथाइलेशन साइकिल में। DNA मिथाइलेशन पढ़ा था हमने, याद है? मैम ये मेरा के स्टडी में पढ़ा था, वही जीन है ना? नहीं नहीं, वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला GST जीन था, ये MTR जीन है। ये MTR जीन क्या करता है, आपके B12 को यूज करता है DNA मिथाइलेशन के लिए। DNA मिथाइलेशन हमने पढ़ा था ना कि कौन से जीन में मिथाइलेशन होता है तो वो यूज होता है नहीं होता है, राइट? याद है? यस मैम। हाँ। सो जो MTR जीन है वो B12 का यूज करता है मिथाइलेशन के लिए। तो अगर MTR जीन में वेरिएशन है तो क्या होगा, वो B12 को प्रॉपरली DNA मिथाइलेशन के लिए यूज नहीं कर पाएगा। और DNA मिथाइलेशन अगर नहीं होगा तो जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स बनने हैं और जो प्रोटीन्स नहीं बनने हैं उस पे इफेक्ट आएगा। करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो एक तरह से उसमें हेल्प करता है DNA मिथाइलेशन में। और सेकंड, इस जीन का काम ये भी होता है कि B12 को होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जीन में वेरिएशन है तो होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म के लिए B12 का यूज नहीं हो पाएगा, तो होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। करेक्ट? नहीं समझला मैम। होमोसिस्टीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमने पढ़ा था, याद है, MTHFR जीन में? हाँ हाँ पढ़ा था। हाँ, तो MTHFR जीन जो है, मतलब जब भी होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें क्या चाहिए होता है? B12 चाहिए होता है। करेक्ट? यस मैम। तो ये जीन जो है MTR जीन है वो क्या करता है, B12 का यूज करवाता है होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। बट अगर ये जीन B12 प्रोवाइड नहीं करेगा होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, तो होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा क्या? नहीं हो। नहीं होगा मैम। तो बॉडी में होमोसिस्टीन फिर बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, तो होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। तो जो भी टॉक्सिसिटी की वजह से हमें बॉडी में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन है और सारी बीमारियां जो भी हमने डिस्कस की थी पहले, ठीक है, वो सारी जो वीकनेस है, फटीग है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, अल्सर्स है, ये सारी चीजें भी फिर होने लगती है जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ओके, यस मैम। अंडरस्टूड ना? हाँ मैम। परफेक्ट, ठीक है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के।
कौन सा सिस्टम जब इफेक्ट होता है विटामिन B12 की कमी से तो क्या सिम्टम्स आते हैं। नर्वस सिस्टम अगर इफेक्ट होता है तो नमनेस, टिंगलिंग, न्यूरोपैथी, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है ड्यू टू एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल्स तो उससे क्या होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। देन अगर आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है तो आपको कांस्टेंट थकान, वीकनेस, ये सारी चीजें महसूस होगी। ठीक है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो फिर टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाएंगे। आप अगर कोई भी आपको चोट लगती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। ठीक है। ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाई टॉक्सिन लेवल इन द बॉडी। ओके। अंडरस्टूड। यस मैम। ठीक है। देन व्हाट आर द न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अप्लाई, जो मैंने आपको बताया प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के लिए। ठीक है। तो FUT2 जीन में अगर प्रॉब्लम है तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खाने पड़ेंगे ताकि आपका गट हेल्थ इंप्रूव हो। ठीक है। देन TCN2 ट्रांसपोर्टर जीन में अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, एक्टिवेटेड मिथाइल कोबालामीन यूज करोगे। ठीक है। ठीक है। देन MTR जीन में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, मिथाइलेटेड B12 के साथ साथ फोलेट और B6 हम दे सकते हैं ताकि होमोसिस्टीन कंट्रोल हो जाए। ठीक है। ताकि मिथाइलेशन का प्रोसेस सही हो। ओके। ये चीजें याद करने वाली है कि क्या यूज करना है मिथाइलेटेड फोलेट को आपको यूज करना है आगे चल के सप्लीमेंटेशन के लिए, तो वो आप फिर इसको ध्यान रखो। ठीक है। मिथाइल कोबालामीन लेना होता है हमेशा इंस्टेड ऑफ जो दूसरे फॉर्म होते हैं विटामिन B12 से, विटामिन B12 के उनसे ज्यादा अच्छा फॉर्म होता है मिथाइल कोबालामीन। ठीक है। ओके। मैम ये जो सेकंड वाला है मिथाइल कोबामेलिन, तो मतलब वो कहाँ से लेना होता है, मतलब कौन से इससे मिलता है वो? फूड से नहीं मिलता, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट। ओके। ठीक है। एक्टिवेटेड B12 है ना, तो ये सप्लीमेंट के फॉर्म में ही आता है। फोलेट के सप्लीमेंट्स आते हैं, मिथाइलेटेड B12 के सप्लीमेंट्स आते हैं। ओके। तो वो आप ले सकते हो अगर जीन में वेरिएशन है तो। अंडरस्टूड। ओके। ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट होते हैं जीन। ठीक है। नाउ आयरन क्यों एसेंशियल है बॉडी के लिए, कोई बताएगा मुझे? हम इतना डिस्कस करते हैं कि लोगों की बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो खून की कमी है, आयरन की कमी है। क्या मतलब होता है उसका, क्यों जरूरी है? कोई बताओ मुझे, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। Why is important? Why is iron important for your body? ऑक्सीजन थ्रू hemoglobin को पहुंचा जाता सर आपकी आवाज काफी कट गई, आप वापस से रिपीट कर सकते हैं? है। ऑक्सीजन फ्रॉम hemoglobin हम्म थ्रू hemoglobin हम्म ऊपर सेल्स तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैम रहती है। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हम्म करेक्ट। सो बेसिकली आयरन का काम क्या होता है बॉडी में, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ओके। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है। देन उसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट। एंड देन उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी आयरन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके। अंडरस्टूड। देन अब हम इसके जीन्स डिस्कस करेंगे कि कौन सा जीन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा HFE जीन के बारे में, व्हाट डज दिस जीन डू?
मैम एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। मैम मोर लाइक कि कितना ज्यादा आयन एब्जॉर्ब कर लेता है फूड या फिर बाकी चीजों से, फूड से मतलब फूड सोर्सेस से कितना ज्यादा आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एचएफई के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। एचएफई क्या करता है कि कितना आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर इसमें वेरिएशन है तो फिर क्या होगा? तो आयन प्रॉपरली मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। यूजुअली क्या होता है ना, जब एचएफई जीन में म्यूटेशन होता है तो आयरन का ओवरलोड हो जाता है, मतलब कितना एब्जॉर्ब होना है वो बॉडी को कोई बताता ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है आयरन का, एंड इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड हीमोक्रोमैटोसिस। ठीक है, जिसमें आपके आयरन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। ओके, दिस इज वेरी रेयर, बट अगर जब भी होता है तो इस जीन में वेरिएंट, तो यूजुअली बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है मैम तो उसको मैम, सप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे? सप्रेस करने के लिए पहली बात तो मेडिसिनल सपोर्ट आता है। ठीक है, मेडिसिनल सपोर्ट दे सकते हैं, साथ में कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकते हो आप, दैट ऑल्सो हेल्प्स। ब्लड डोनेशन के साथ साथ ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसमें कि आयरन कम हो, मतलब आयरन रिच फूड्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है बॉडी में ड्यू टू आयरन, आयरन ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो मैम ब्लड भी ज्यादा गाढ़ा होने लगता है क्या इसकी वजह से? ब्लड गाढ़ा नहीं होता, थिकनेस मतलब ब्लड की जो क्लॉटिंग टाइम। सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें काफी सारे आरबीसीज चले जाते हैं। ठीक है, ओके। ओके। देन ट्रांसमेम्ब्रेन सीरीन प्रोटीएज 6, ये क्या करता है? मैम इसका फुल फॉर्म क्या बताया आपने? TMPR, यस यस। ट्रांसमेम्ब्रेन सीरीन प्रोटीएज, फुल फॉर्म इज नॉट नेसेसरी, बट ये काम क्या करता है? हिप्सिड क्या है वो? ऑचमन का काम करता है, आयरन को जितनी जरूरत है उतना हमारे बॉडी में ये करता है। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। हेप्सिडिन जो होता है वो गेट कीपर की तरह काम करता है, वॉचमैन की तरह काम करता है। तो जो आयरन की स्टोरेज है हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, सो अगर ज्यादा स्टोर बन जाता है तो वो उसको कम कर देता है। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को। तो जब इसमें वेरिएशन होगा तो उससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, और मैम आपने आपने कुछ तो ये बताया था ना, इंटेस्टाइन में हिप्सोडिन का ये हो जाएगा, तो कुछ तो बताया था। इंटेस्टाइन में नहीं नहीं, स्टोरेज लेवल्स को हाँ मैंने ये बताया था आपको कि ये जो है आयरन को एक्सपोर्ट करता है, मतलब बेसिकली देखो बॉडी में अलग अलग जगह आयरन स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी बॉडी को आयरन की जरूरत होती है तो ये जो हेप्सिडिन है जो कि वॉचमैन गेट कीपर की तरह काम करता है, वो आयरन को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आयरन को कहाँ से एक्सपोर्ट करता है? जहां जहां पे आयरन स्टोर होता है। तो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में भी आयरन स्टोर होता है, एंड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज जगह पे भी स्टोरेज सेल्स होते हैं जहाँ पे आयरन स्टोर होता है। तो ये हेप्सिडिन क्या करता है, वहां से आयरन को निकालने का काम करता है, एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, देन नेक्स्ट TFR2, ये क्या करता है?
ये क्या काम करता है TFR2 जीन? आयरन लेवल रेगुलेट करता है। यस, बॉडी में आयरन लेवल्स को रेगुलेट करता है एंड इसमें अगर वेरिएशन होता है तो फिर क्या होता है? इसमें अगर वेरिएशन होगा तो या तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आयरन का, ठीक है, तो आयरन लेवल्स बढ़ जाएंगे, या तो अगर आयरन सेंस नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा आयरन सेंस हो रहा है तो पुअर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब या तो आयरन कम हो सकता है या तो आयरन ज्यादा हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें आयरन सेंसिंग के बाद कंट्रोल करने के लिए जो कैपेसिटी रहता है वो फिर कम हो जाता है अगर इस जीन में म्यूटेशन है। ओके, अंडरस्टूड? समझा आपको? अभी ये वाली स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये तो हमने डिस्कस किया कि HFE जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो हेरिडिटी हीमोक्रोमैटोसिस हो जाता है, जिससे कि एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में। बल्कि अगर हम दूसरे जीन्स में देखें जैसे TMP, RSS6 और TFR2, उससे क्या होगा, आयरन के रेगुलेशन को कम कर सकते हैं। आयरन रेगुलेशन को कम किया तो उससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो जो ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम फेरेटिन है, वो क्या करता है, ये मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताए थे ना कि जो भी हम ब्लड की रिपोर्ट आती है उसमें जब ये सारे लेवल्स चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, उसमें क्या देखना चाहते हैं उसके थ्रू, वो मुझे बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ कोई। बॉडी में आयरन की लेवल क्या है, आयरन स्टोरेज की लेवल, बाद में कितने आयरन अवेलेबल है, एनीमिया है या नहीं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं मैम। तो बट कौन से पैरामीटर्स है वो भी तो बताओ मुझे। सीरम फेरेटिन अगर हमने लेवल चेक किया रिपोर्ट में तो सीरम फेरेटिन के थ्रू हम क्या पता करते हैं? GST कोफैक्टर का काम करते हैं। सी, अगर बॉडी में सीरम फेरेटिन लेवल हमने चेक किया तो उसके थ्रू हम ये चेक करना चाहते हैं कि बॉडी में आयरन का स्टोरेज लेवल कितना है। ठीक है, अगर आयरन का स्टोरेज लेवल ज्यादा है, हमको पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि आयरन का स्टोरेज तो है बॉडी में बट आयरन प्रॉपर्ली फॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे क्या? नहीं। करेक्ट। अगर ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन जो है वो क्या चेक करता है, हाउ मच आयरन इज बाउंड टू ट्रांसफेरेंट। ट्रांसफेरेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम फिर एक्टिवेटेड फॉर्म में देंगे। ठीक है, आयरन रिच फूड ज्यादा देंगे, विटामिन सी ज्यादा देंगे। फिर सीरम आयरन, अगर कितना आयरन अवेलेबल है ब्लड में तो वो देखेंगे ज्यादा है या कम है। ठीक है, TIBC इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि आयरन को बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है, उसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हीमोग्लोबिन जो है वो डायग्नोसिस होता है कि एनीमिया, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम है, ज्यादा है, आयरन की डेफिशिएंसी है, वो आप हीमोग्लोबिन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, देन नाउ जीन्स का अगर हम डिस्कस करें तो हमने देखा HFE जीन क्या करता है, आयरन ओवरलोड का रिस्क क्रिएट करता है। तो वैसे में हम क्या करेंगे, आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, सीरम फेरेटिन लेवल चेक करेंगे ताकि हम पता कर सके कि आयरन का स्टोरेज कितना है, एंड ब्लड डोनेशन कर सकते हो। ठीक है, देन TMPR SS6 जीन क्या करता है, इससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आयरन रिच फूड्स खाओगे एंड विटामिन सी, ताकि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब एक्टिव फॉर्म में हो सके। ठीक है, देन TFR2 जीन क्या करता है, आयरन की सेंसिंग को डिटरमाइन करता है। तो अगर उसमें वेरिएशन है तो या तो आयरन ज्यादा हो सकता है या तो आयरन कम हो सकता है। तो अगर आयरन ज्यादा है तो हम फिर ये आयरन सप्लीमेंट्स अवॉइड करेंगे और ब्लड डोनेशन करेंगे। अगर आयरन कम है तो आयरन रिच फूड्स ऐड करेंगे और विटामिन सी ऐड।
समझ में आया आपको ये? यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन टिप्स हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना काफी जरूरी है कि आयरन का सप्लीमेंट देने से पहले आयरन का लेवल चेक करना इम्पोर्टेंट है, राइट। समझे? हेलो। यस मैम। आयरन सप्लीमेंट देने से पहले हम हमेशा चेक करेंगे ना सीरम फेरेटिन लेवल्स क्या है या क्या नहीं, क्योंकि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, राइट। अगर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है, उसके बाद अगर हम जो भी सिम्टम्स है, सबसे पहले तो हमें आयरन के लेवल्स चेक करने पड़ेंगे सप्लीमेंट देने से पहले, ठीक है। देन अगर आप आयरन की सप्लीमेंट दे रहे हो तो उसको विटामिन सी के साथ देना जरूरी है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ठीक है। और आयरन का कोई भी फूड सोर्स अगर आप ले रहे हो तो उसको कैल्शियम के साथ, टी के साथ या कॉफी के साथ लेना अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। अगर आयरन का ओवरलोड होने का रिस्क है तो आप क्या करोगे? नॉन फोर्टिफाइड आयरन फूड्स यूज करोगे, ठीक है। आयरन जिसमें है वो वैसा खाना बनाने वाली जो बर्तन होते हैं वो आयरन वाले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे, ठीक है। राइट। देन ओमेगा 3 हमने पढ़ा था। ओमेगा 3 क्यों इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए? हेलो, बताओ मुझे ओमेगा 3 क्यों इम्पोर्टेंट है? ओमेगा 3 का क्या फंक्शन होता है? हार्ट हेल्थ के लिए, बॉड फैट फैटी एसिड को एब्सॉर्प्शन करता है। ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड होता है जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके आई के हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जीन है वो क्या है? FADS1। करेक्ट। सो ये FADS1 FADS2 जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। सो ये क्या करता है? शॉर्ट चेन ओमेगा 3 जो है उसको लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। लॉन्ग चेन में क्या क्या आता है? EPA और DHA फॉर्म, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में एक्टिवली काम करता है। अगर इस जीन में वेरिएशन है तो क्या होगा? इसका जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है शॉर्ट चेन से लॉन्ग चेन में, उसका एफिशिएंसी जो है वो 30 to 70% तक कम हो जाएगा। समझे? यस मैम। हाँ, तो जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में इसके फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर जिसमें FADS में वेरिएशन है तो उनको हम क्या देंगे? ओमेगा 3 जो है वो डायरेक्ट EPA और DHA के फॉर्म में देंगे, ठीक है, फिश या फिर एल्गी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, ओके। अंडरस्टूड? यस मैम। यस। एंड ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 में ALA होता है, दैट इज लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ओमेगा 3 हम कम देंगे, ठीक है, ताकि ओमेगा 3 का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम ना हो, ओके। क्योंकि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है वो दोनों आपस में कम्पीट करते हैं। अगर हमने ओमेगा 6 ज्यादा लिया तो ओमेगा 3 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर आपने ओमेगा 3 ज्यादा लिया तो ओमेगा 6 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और बॉडी में ओमेगा 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। EPA और DHA ही क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके ब्रेन को सिर्फ EPA और DHA ही समझ में आता है। अगर आप कोई भी दूसरा फॉर्म में ओमेगा 3 दोगे तो आपके ब्रेन तक वो नहीं पहुंचता, ठीक है। एंड वो फॉर्म ही आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिलाता है, हार्ट और आई के फंक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अंडरस्टूड? यस मैम। सो नाउ हम पढ़ेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमने जो जीन पढ़ा था दैट इज GST, ये वाला जीन हमने देखा था मीरा के केस स्टडी। मीरा के स्टडी में। हाँ, तो ये जीन क्या करता है?
बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से बचाता है, सेव करता है। ट्रांसफर्स करेक्ट। तो ये जो जीएसटी जीन है वो एंजाइम बनाता है जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं, और जो ऑक्सीडेटिव बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो सेल से ऑक्सीडेटिव टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। कुछ लोगों के में वेरिएशन होता है जिसमें कोई भी जीएसटी जो है जीन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। तो जब एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है तो हमें फिर एक्सटर्नली डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बॉडी में इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। तो कैसे करते हैं ये हमने सपोर्टिंग एजेंट्स पढ़े थे। तो चलो अब एक एक करके सब मुझे बताओ इसके बारे में कि कौन सा जो सपोर्टिंग एजेंट है वो कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है और उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ओके, ये तो काफी इजी है, ये तो सब मुझे बता देंगे, राइट। एक एक करके बताओ मुझे। डिटॉक्सिफिकेशन तो हम क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें ये इसका आंसर तो अच्छे से देना। एक एक करके बताओ। सल्फोराफेन, ब्रोकली, स्प्राउट्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। करेक्ट। तो सल्फोराफेन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवे है NRF2 उसको एक्टिवेट करता है, और आपके जो जीएसटी जीन है उसको भी एक्टिवेट करता है। ठीक है। अब इसमें मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, स्प्राउट्स में मिलता है। ठीक है। देन करक्यूमिन, करक्यूमिन का काम क्या होता है और वो किस में मिलता है? टर्मरिक में मिलता है। काम क्या होता है? इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। लिवर डिटॉक्स करता है। करेक्ट, लिवर को सपोर्ट करता है, तो लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना। तो अगर लिवर को सपोर्ट करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प होगी। करेक्ट। अगर हम टर्मरिक को ब्लैक पेपर के साथ लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट रेस्वेराट्रोल, ये किसमें मिलता है? ग्रेप्स, बेरी, रेड वाइन। राइट। इसका काम क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है मैम। यस। तो ये ग्रेप्स, बेरीज इसमें मिलता है, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम आता है ये। एंड साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है ताकि आपको एनर्जी मिले एंड जो भी वेस्ट है वो प्रॉपर्ली बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है। देन नेक्स्ट इज EGCG, उसका काम क्या होता है, किसमें मिलता है? डीएनए को प्रोटेक्शन करता है ये। वो क्या है, ग्लूटामाइन को बूस्ट करता है। ये ग्रीन टी में मिलता है और मैचा टी में मिलता है। यस, ग्लूटाथायोन जो है वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है। देन सेलेनियम, सेलेनियम क्या करता है? जीएसटी को फैक्टर का काम करता है। ग्लूटाथायोन एंजाइम फैक्टर का काम करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए काम करता है। ठीक है। और ये ब्राजील नट्स में, सनफ्लावर सीड्स में मिलता है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है मैम। और GSH मतलब क्या बोलते हैं, जो वर्क स्टॉप हो गया होगा तो उसको रिसाइकल का काम करता है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला, जिसमें साइट्रिक एसिड जैसे क्या बोलते हैं लिक्विड हो गए, मतलब साइट्रिक्स फ्रूट जिसमें, उसमें उसका ये सोर्स है। गुआ, आंवला, लेमन, ऑरेंज, etc। करेक्ट। सो विटामिन सी जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में काम करता है और GSH जीन को रिसाइकल करता है, जो कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। ठीक है। इसके अच्छे सोर्सेज क्या क्या हैं? आंवला, सिट्रस फ्रूट, गुआवा, ये सब उसके हेल्दी सोर्सेज हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको पूरा?
यस मैम। ठीक है, तो अब कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो हमने डिस्कस किए थे। बोन हेल्थ और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन से जीन इंपॉर्टेंट होते हैं? वीडीआर जीन हमने पढ़ा था। वीडीआर जीन कैसे इफेक्ट करता है आपके बोन हेल्थ को? बताओ कोई। वीडीआर जीन कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में इफेक्ट करता है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगे। ओके, वीक हो जाएंगे। हाँ, देन उससे वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बोन्स के मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से जो जीन है वो ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। ठीक है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन COL1A1 ये क्या करता है? ये कोलेजन में इन्वॉल्व होता है और बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। करेक्ट। प्रोडक्शन। कोलेजन क्या काम करता है बोन में? बेसिकली जो बोन का मैट्रिक्स होता है ना, जो बोन का बेस मटेरियल होता है, उसको जोड़ के रखने के लिए कोलेजन काम आता है। ठीक है, तो उससे फिर जितनी अच्छी से जितने टाइटली वो जोड़ के रखेगा उतना पैक आपका बोन रहेगा एंड उससे आपका बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। ठीक है, देन LRP5 जीन जो है वो क्या करता है? LRP5 जीन क्या करता है? बोन फॉर्मेशन करता है मैम और मिनरल डेंसिटी बढ़ाता है। यस, बेसिकली जो LRP5 जीन है वो आपके बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो बोन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे बोन बनता है वो सेल्स को बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो वो सेल्स क्या करते हैं? बोन का फॉर्मेशन करते हैं और बोन की मिनरल डेंसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर इन जीन में इम्पैक्ट होगा कलेक्टिवली तो क्या होगा? बोन का जो मैट्रिक्स है, मतलब जो बोन के अंदर का मटेरियल है, वो वीक हो जाएगा। कैल्शियम प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाएगा बोन में और प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे अर्ली एज में, कम उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, सो नाउ क्या कर सकते हैं हम उस केस में? आजकल तो आपने सुना होगा ना कि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है बोन की। ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, या तो फिर जॉइंट्स में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। करेक्ट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उस केस में? हमने ये पढ़ा था, राइट? सबसे पहले आता है विटामिन D3 और K2। विटामिन D3 के साथ K2 क्यों दिया? क्यों? क्योंकि विटामिन D3 तो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, पर जो K2 है वो विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है मैम 1 मिनट, ये K2 के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, मतलब ये क्लिक नहीं हो रहा है K2 क्या है? K2 एक टाइप का विटामिन होता है, जैसे हमने आयरन के साथ डिस्कस किया था ना कि आयरन के साथ अगर विटामिन C देंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वैसे ही अगर विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 दिया तो उससे D3 का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। ओके मैम। ठीक है, तो विटामिन D3 प्लस K2 के सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और D3 का रेगुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो है वो आपके बोन में जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके क्या क्या फूड सोर्सेज होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आपको सारे नट्स एंड सीड्स में मिल जाएगा, जैसे कि आमंड्स है, वॉलनट्स है, देन टोफू, पनीर उसमें मिल जाएगा, पालक है, देन पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, ये सब जितने भी टाइप के सीड्स होते हैं उसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम और कैल्शियम मिल जाता है। ओके ओके मैम। देन नेक्स्ट आता है कोलेजन और विटामिन C। वो क्या करते हैं? कोलेजन जो है वो विटामिन सी को बाइंड करने में, मतलब विटामिन C जो है वो कोलेजन को और बाइंड करने में हेल्प करता है। मैंने क्या बताया था? कोलेजन जो है वो बोन के मैट्रिक्स को अच्छे से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो कोलेजन आपको किस में मिलता है? एक तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिल जाएगा। देन बोन ब्रॉथ होता है जिसका सूप वगैरह बनता है, बोन ब्रॉथ। यस मैम।
हाँ, तो वो आप ले सकते हो, उसमें अच्छे अमाउंट में कोलाजन होता है, और साथ में लेमन जूस ले सकते हो या फिर कोलाजन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, ठीक है? ओके। यस मैम। देन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज से आपका जो बोन बिल्डिंग है वो हेल्प होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके बोन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि आपके बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ओके? तो अगर आप 3 से 4 बार एक्सरसाइज करते हो हफ्ते में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट्स उठाते हो या तो फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो, तो उससे आपका बोन का जो वो सेल होता है वो एक्टिवेट होता है, एंड वो सेल फिर आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है? समझ में आया ये चीज? यस मैम। सो ये सब वो है जो हमने अभी तक का पढ़ा कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनके लिए क्या जीन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इश्यू होता है और क्या देना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके लिए एज अ समरी एक टेबल की तरह है, ठीक है? तो इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ओके? समझ में आया सबको? यस मैम। ओके। सो क्या देखा हमने? हमने इसमें सब देखा कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके लिए कौन से जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उससे क्या इश्यूज होते हैं, एंड उसमें फिर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वाइज, राइट? करेक्ट? सो ये आपको क्लास समझ में आई सबको? हेलो, यस मैम। सबको समझ में आया ना जो भी मैंने बताया? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं? नो मैम। ओके, सो फिर आप लोग ये क्लास वापस से देखिएगा, वापस से मॉड्यूल पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके? एंड जब इसका असाइनमेंट भी आप करोगे तो भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो फिर हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अगर कोई भी क्वेश्चंस भी आएगा तो वो टॉपिक भी आपको एक बार मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? बिकॉज अभी यहाँ पे जैसे सब आंसर दे रहे हैं, सब आपस में डिस्कस करके अगर टॉपिक सॉल्व करोगे, टॉपिक डिस्कस करोगे तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो वो हम डिस्कशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे आगे के जो भी क्वेरीज रहेंगे, ओके? ओके मैम। So to conclude this class, I would like to invite Dr. Agarwal. थैंक यू मुस्कान मैम। Thank you, sir. या काफी अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, और सब लोगों से यही कहना चाहूंगा मैं कि अभी जो प्रेजेंटेशन है दिस वाज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अभी जो भी इसमें कैसा, ये जो आपका जो सेशन हो रहा है इसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो काफी सेशंस आपने देखा रहेगा वो थ्योरेटिकल था। थ्योरी आपको जो डिटेल में आपको समझाया गया, किस वजह से क्या, वेयर, हाउ, ये सारी चीजें आपको समझ में आया, वाई समझ में आया। और अभी जो है आज का जो सेशन था ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड यानी जैसे आप देखेंगे विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा, विटामिन ई, डिटॉक्स, ये जो भी चीजें आज सिखाई गई है ये तुमको डेली बेसिस पे काम में आने वाला है। और यही चीज आपने अगर देखा रहेगा कि जो अपने वैलेंटीना के अंदर जो सेंटर जो फॉर्म किया है, ये अभी किसी को डे 1 पे ये समझ में नहीं आया रहेगा कि ये सब चीजें मिक्सचर क्यों किया है। तो ये डीएनए के साथ में हम लोग जब डीएनए टेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में वी आर डूइंग बोन डेंसिटी। तो बोन डेंसिटी सबको मालूम है? यस सर। हाँ, तो जो हम लोग जो बोन डेंसिटी कर रहे हैं तो उसका रीजन अभी तुमको समझ में आया रहेगा कि क्यों बोन डेंसिटी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशलाइज पैकेजेस कर रहे हैं हम लोग, तो स्पेशलाइज पैकेजेस के अंदर ये विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी चीजें है, ठीक है ना? तो ये चीजें तो रहने के बाद में तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कौन से कहाँ पे क्या गड़बड़ है। अभी ब्लड टेस्ट के अंदर तुमको सिर्फ डेफिशिएंसी समझेंगी कि डेफिशिएंसी है, लेकिन डेफिशिएंसी का रीजन क्या है वो तुमको डीएनए में समझ में आएगा। तो रूटीन ब्लड टेस्ट में और डीएनए टेस्ट में क्या क्या फर्क रहता है ये तुमको थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा रहेगा कि डीएनए टेस्ट के अंदर कौन से जीन के अंदर ऑल्टरेशन हुआ है या म्यूटेशन हुआ है और उसके वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है।
ब्लड टेस्ट में अपने को सिर्फ इतना ही समझेगा कि भाई विटामिन B12 कम है, लेकिन रीजन क्या है समझेगा नहीं वो। ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, ये कोऑर्डिनेशन में जो चीजें थी, इसके लिए हम लोगों ने जो डीएनए पैकेज बनाया, और ये जैसा मैंने बताया कि डीएनए पैकेज जो है, ये डीएनए टेस्ट वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे है, लेकिन हम लोगों ने जो प्लान बनाया उसको बोन डेंसिटी के साथ में, उसको स्पेशलाइज्ड टेस्ट के साथ में, उसको जीरो ग्रेविटी के साथ में, ये जो कंबाइन किया हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वाई वी हैव डन दिस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। तो आप जो अभी आज का जो सेशन, जैसा मैंने बताया, इट वाज अ प्रैक्टिकल सेशन। तो जितने भी डीएनए टेस्ट के आप रिपोर्ट देखेंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट 10 पेजेस रहेंगे, वो 10 पेजेस के अंदर यही चीजें रहेंगी। और ये जैसा मैंने बताया ना आपको, ये बेस होता है। अभी जैसा मैडम ने बताया आपको कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 का प्रॉब्लम आने से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होगा। तो वो तुम्हारा जो है आगे का डिजीज बताएगा कि अगर तुमने विटामिन डी का सप्लीमेंट्स नहीं लिया तो यू आर प्रोन टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये डिजीजेस आएंगे तुम्हारे। और अगर विटामिन B12 का सप्लीमेंट लिया तो ये डिजीज से बच सकते हैं। तो जो तुमको जब तक जितने लेक्चर में मैंने बताया है, वो अभी तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहेगा ये ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो है, ये विटामिन B12 या विटामिन डी, ये चीजें, ये बेस रहता है ये। और अगर इसके ऊपर अगर तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं मिला या तुमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो फिर बड़े डिजीज के पास आगे आप जाते हो। और रूटीनली होता क्या है कि बड़ा डिजीज होने के बाद में समझ में आता है कि उसका जो बेसिक रीजन था वो रीजन ये था, होने के बाद में समझ में आता है। डीएनए टेस्ट के अंदर ये होने से पहले समझ में आता है। तो जो बेसिक फैक्टर्स है, ये अगर तुमने पूरा देख लिया तो तुमको नाउ यू विल रिकॉग्नाइज प्रॉपरली कि बाबा कौन सा जीन डेफिशिएंट है, ये जीन का फंक्शन क्या है, इसके लिए क्या चीजें देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आज समझ में आई है। तो ये सेशन 2-3 बार देखो बिफोर असेसमेंट। जो अभी थर्सडे को जो असेसमेंट होगा उसके पहले ये 2-3 बार देखो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल सेशन। सबको आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो सेकेंडली जो है, जैसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार कि यू हैव अ बॉडी मीटिंग। मैं देखता हूँ कि थर्सडे के दिन जो आते हैं 2 या 3 लोग ही आते हैं, बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अगेन मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए ये जो सेशन है, दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। ये 6 महीने का सेशन है, लेकिन आगे 40 साल काम में आने वाला सेशन है ये। ठीक है, और अगर ये सेशन सर, तुमको सर मागच्या गुरुवारी तुम्ही बडी मीटिंग बद्दल हे 2-3 मेंबर्सला जे सांगितलं सिरियसनेस, आणि त्यानंतर 3ला हवं तर तुम्ही 3ला हिंदीमध्ये या बोला, बडी म्हणजे मीटिंग। मॅडमला पण समजेल, हिंदीमध्ये बोला। एक्चुअली सर आपने बोला ना कि बड़ी मीटिंग या तो 3 बजे कर सकते हैं, अपना डिस्कस, फिर बाद में क्या होता है ना, असाइनमेंट, ये सब हाँ। करने के लिए आप बोल रहे थे। तो उसके बाद मैंने जूम मीटिंग हमने अटेंड की, उसमें 6 लोग 7 लोग हम लोग ऐड हुए, 5-6 ही हो गए। तो 5 लोगों का आंसर आया कि यस। तो जो हमारा मतलब जो डिसीजन लिया ना सबने मिलके, तो 5 लोग रेडी है। तो हम ऐसा डिस्कस करके हमने सोचा तो गुरुवार के दिन 3 बजे हम लोग आ सकते हैं सर। जैसा आपने गुरुवार के दिन? प्लान बोला ना, तो हाँ। उसके लिए यस है। लेकिन अभी फिलहाल में अभी जितने भी लोग ऑनलाइन है, तो आप उनको भी जो ये सीरियसनेस है उस दिन जो आपने बताया ना, और अभी एक बार अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, आप अभी उनसे बात कर लो ना सर। क्या है पहला मैं मुस्कान मैडम से बात करता हूँ, क्योंकि अपना जो मेन सेशन है ये हम लोग अभी थर्सडे के दिन डिस्कस करने वाले थे। तो मेन सेशन जो है वो हम लोग संडे पे शिफ्ट कर रहे हैं, मेन सेशन। और मुस्कान मैडम, हम लोग जो है वो डाउट सॉल्विंग सेशन थर्सडे में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? सर थर्सडे का टाइमिंग क्या रहेगा? 5 o'clock इन द इवनिंग। 4 o'clock? नहीं सर, मतलब थोड़ा लेट ही चाहिए था, मतलब लेट कितना चाहिए आपको? हाँ 5-7 ऐसा। मतलब मैं आपको एक बार, हम टाइम डिस्कस कर लेंगे क्या लेटर ऑन? ठीक है, टाइम डिस्कस करके कैसा है, अभी इनको जो बड़ी मीटिंग के लिए फोन कर रहा हूँ ना मैं, अभी किधर तो भी 50% लोग तैयार हुए हैं। तो फिर वो अगर वो बड़ी मीटिंग के लिए आते हैं और उसी दिन सब जो डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है और उसी दिन मैं असाइनमेंट करता हूँ, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि इनका भी जो है ये सबकॉन्शियस माइंड में बराबर जाएगा
और सारी और चीजें सबको proper वही होगी। चाहिए मैम, जो सर बोल रहे हैं ना अभी, वही सबको वही चाहिए, क्योंकि ना मतलब जितने मेंबर है ना, वो पुणे में सब बहुत दूर दूर रहते हैं, बाकी कोई 20 किलोमीटर, बाकी हाँ, तो वो 25। एक ही बार में आ रहे उसमें हैं, ना, तो हाँ आपका उसमें एक ना बार में मैम, सारी क्लियर हो जाएगी। लेडीज जो है ना वो 3-4 है, वो भी सब मैरिड है, जाके फिर खाना बनाओ, ये वो अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाता है जाने तक, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं एक बार सर से टाइम डिस्कस कर लूंगी एंड ठीक है, मतलब वो मुझे टाइम एक दिन का डिस्कस टाइम करके दो। या हाँ, तो वो प्लान करते हैं। तो जो अभी जो 5 लोगों ने हाँ बोला है और जो 5 लोग अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किए, मैं सबसे बात करूंगा ये चीज का कि देखो चलिए। सेशन का जो है वो प्लानिंग इस तरह का रहेगा ये सेशन का कि अपना जो है, जैसा मैंने बताया, बड़ी मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सेशंस के अंदर अभी आप अगर बड़ी मीटिंग करते हो तो ही आपका फायदा है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ मोटिवेशन, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो अभी आपके पास एक तो माधुरी मैडम ने जो है वो सबको ये बना के दिया है, जो अपने को पीडीएफ मिल रहा है, वो पीडीएफ का जो जेरोक्स करके सबको दिया हुआ है। तो पहली बात तो वो सेट आप रेडी रखो। सेकेंडली, जैसा 3 बजे 3:30 बजे जैसा आपको पॉसिबल है, आप लोग सब लोग आओ थर्सडे के दिन, ठीक है। 3 to 5 तुम्हारा बड़ी मीटिंग होगा। मैडम से बात करके मैं टाइमिंग डिसाइड करके उसके बाद में तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, उसके बाद में जो है तुम्हारा असेसमेंट होगा, और उसके बाद में मेरा सेशन होगा। तो ये चारों चीजें हम लोग थर्सडे के दिन करेंगे। तो उसका एडवांटेज है कि तुम जब इतना दूर से आ रहे हो तो तुमको भी कुछ ना कुछ तो भी उसमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हिसाब से इज एवरीवन रेडी? यस सर। Yes, sir. येस सब लोग रेडी है? सर आता सगळ्यांना क्लिअर विचारून ग्रुपला, ठीक है। सर तो रिप्लाय ये कोणी जो है ना, पटकन करत नाही आणि आपण प्रश्नचिन्हातच असतो। हाँ, मैं अभी ग्रुप में जो है ना, ग्रुप में पोल डालता हूँ, पोल के अंदर तुम लोग यस करके जवाब दे दो और फिर वो एक प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा थर्सडे का मैंने जो लास्ट वीक में डिस्कशन किया, तो इसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि तुम्हारा अभी 2 ही महीना बचा है। अब ये 2 महीने में अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तुम, तो सब चीज वेस्ट हो जाएगा आपका, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना चीजें अपने इतनी मेहनत करने के बाद में वो चीज वेस्ट हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट मुझे बताओ, अभी आप में से जो लोग डायरेक्टर्स है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी अपने पास स्कीम्स आ गए हैं जो पवार सर ने दिए हुए हैं कि तुम 5000 पे करके तुम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। लास्ट वीक में हमने 30 डीएनए टेस्ट किया है। तो सबसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि जैसा अभी आपको डिटेल समझ में आया है, तो पहले आपका खुद का करके लो, क्योंकि आपका खुद की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन समवन। सब लोग जो है, तुम्हारा हेल्थ अगर अच्छा है तो फिर तुम फैमिली को जो है वो संभाल सकते हो, बराबर। तो फिर पहला खुद का डीएनए टेस्ट करके लो। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने कर लिया है। तो ये जो स्कीम आया हुआ है, जो पवार सर ने दिया हुआ है, तो ये स्कीम जो है वो शायद आज तक ही है, कल उसका शायद वो 5000 के जगह पे क्या रेट होगा आई डोंट नो, बट ये स्कीम आज तक है। तो अभी जो भी आपको जिसको करना है वो डीएनए टेस्ट पहला करके लो, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इसका कंसल्टेशन करोगे तब तुम्हारे पास एग्जाम्पल चाहिए कि ये मैंने किया है, ये मेरा रिपोर्ट है, मेरे रिपोर्ट में ये डेफिशिएंसी है। जैसा मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ लेक्चर के अंदर कि मुझे ये तकलीफ थी, मुझे ये चीज मिली और मैंने ये चीज के ऊपर काम किया और मुझे ये रिजल्ट मिला। तो ये एग्जाम्पल्स तुमने खुद ने भी सेट करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग समथिंग और अदर, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी अभी तुम पढ़ रहे हो ना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज योर डीएनए टेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो। थर्डली जो है, अभी मैं तुम्हारे जो सेशंस करा रहा हूँ, जैसा अभी तुम्हारा एनर्जी हीलिंग का सेशन करा रहा हूँ, ये 14 सेशंस है। अभी इसमें से 4-5 लोग जो है वो डेडिकेटेडली सब चीजें देख रहे, जैसा पूजा मैडम को उसका रिजल्ट भी मिला, बराबर। तो अगर ये चीजें अगर तुम करेंगे कि देखो डीएनए टेस्ट करने के बाद में पीपल विल आस्क यू अबाउट द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आपको खुद को देना है, ठीक है। तो ये देने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, तब आप देंगे। सिर्फ डीएनए टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, डीएनए टेस्ट करेंगे तो तुमको डायग्नोसिस मालूम पड़ेगा, आगे ट्रीटमेंट देना है तुमको। तो ट्रीटमेंट में एक होगा फूड सप्लीमेंट, एक होगा जो भी डाइट के अंदर चेंजेस करना है वो, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करना है वो, और उसके आगे और भी जो एपिजेनेटिक ट्रीटमेंट जो अभी तुमको सिखा रहा हूं मैं, तो ये चीजें होगी। तो ये चीजें आप अगर देखेंगे ही नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसका भी पीडीएफ 14 सेशंस के 8 पीडीएफ्स है, तो ये चीजें आपको प्रॉपरली सब चीजें मिलेंगी, तो आपको वो चीज काम में आएगा, ठीक है। जैसा आज से भी जो सेशन है, जैसा अभी ऑलरेडी अपने ये 6 सेशंस हो गए, किसके? एनर्जी हीलिंग के। अभी इसके साथ में आज से जो सेशन होगा
ये मैनिफेस्टेशन का है. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, क्योंकि अगर तुम डीएनए और इसको अगर मैनिफेस्टेशन को अगर तुम कंबाइन करेंगे एक एनर्जी लेवल पे आप देखेंगे तो ये काफी चीजें जो लिंक्ड है ये. तो दिस इज अगेन रिलेटेड विद डीएनए. तो ये सेशन आज से चालू होगा. दिस विल बी लाइव सेशन फ्रॉम 7 to 9. ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलेगा तुम्हारा 5 दिन तक चलेगा ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी जो भी चीजें आपको देखो, ये सब चीजें पेड है, ये तुमको इजीली मिलने वाला नहीं है, लेकिन तुम ऑलरेडी ये कोर्स के अंदर हो तो तुमको ये फ्री में मिल रहा है. अभी दूसरे कैंडिडेट जो वैलेंटिना के है, दे विल हैव टू पे 10,000 फॉर दीज कोर्सेस अलग से. आपको अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके अंदर पे किया और यू आर द फर्स्ट बैच. तो इसके लिए ये सारी चीजें आपको मैं बोनस करके दे रहा हूँ, लेकिन उसका यूज करो. एंड फोर्थ इज ब्रांड बिल्डिंग. अगर ब्रांड बिल्डिंग आपको देखना है तो कल जो है, कल मैंने पूरा ब्रांड बिल्डिंग का 3 घंटे का पूरा मेरा खुद का जो है ब्रांड बिल्डिंग का चीजें बनाया है मैंने. अब ये जो नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके अंदर मैं तुमको लिंक भेजूंगा. मैं तुमको वो लिंक ओपन करके देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है. तो वो जो ब्रांड बिल्डिंग है, वो ब्रांड बिल्डिंग आप लोगों को भी करना है, क्योंकि आई वॉन्ट पेशेंट्स टू कम डायरेक्टली टू यू. आपको पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है. तो आपके पास ब्रांड क्रिएट होना चाहिए, तो वो सब चीजें भी आपको सिखाया जाएगा. देखो, इस सेशन का जो है मेन पर्पस ये है कि जैसा आपने जो भी एक्सपेंस डाला या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो उसका रिटर्न आपको एवरी मंथ आए. आपने डाला एक ही बार, लेकिन उसका रिटर्न आपको एवरी मंथ उतनी अमाउंट आए. ये मेरा पूरा सोच है. और अगर वो एवरी मंथ आ गया तो आपका खुद का ब्रांड बनेगा. और देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में ब्रांड इंपॉर्टेंट है. आपका इमेज अगर बिल्ड हो गया और आपका ब्रांड अगर बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली आपके पास मैग्नेट क्रिएट होगा. और आपके पास मैग्नेट अगर क्रिएट हुआ तो लोग आपके पास आएंगे. तो जो भी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 महीने के अंदर ये रेगुलर कुछ ना कुछ चालू रहेगा. और आप अगर इग्नोर करते गए तो यू विल बी जस्ट हैविंग मोटिवेशन, नथिंग एल्स. तो अगर सीरियसली आप अगर कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने हर चीज के अंदर देखा है, चाहे तुम अमरूद दो चाहे पॉइजन दो, 3 लोग 10 में से 3 लोग तुम्हारे साथ में है, 10 लोग में से 3 लोग जो तुम्हारे साथ में नहीं है, और 3 लोगों को कुछ लेना देना नहीं रहता है. तो यहाँ पे भी अपने 10 लोग है. आई एम क्वाइट दिस थिंग कि 10 में से 5 लोग तो भी एक्टिव हो गए हैं, कि एटलीस्ट जो 3 लोगों को कुछ लेना देना नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अभी 3 लोग एक्टिव तो है. अभी जो 5 लोग जो बचे हैं, बराबर है, उनको एक्टिव होना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है. एंड दिस सेशन, जो भी मैं सेशन आपको जो भी वीडियोस भेजूंगा मैं, दिस विल बी ओनली फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स के बाद में तुमको उसका लिंक मिलने वाला नहीं है, जो अभी आगे के सेशंस में करा रहा हूँ आपका. ठीक है, तो फिर वो हिसाब से आप प्लान करो, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी जा रही है. नाउ द टाइम हैज कम कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका भी ब्रांड बिल्ड हो और आपका भी काम अच्छा हो. तो वो चीजें सब चालू करेंगे. और शाम का जो सेशन रहेगा, दैट विल बी अ लाइव सेशन. अगर ये मिस कर दिया तो इसका कोई भी तुमको, जैसा विन डीएनए का तुमको रिकॉर्डिंग मिलता है, इसका कोई रिकॉर्डिंग मिलने वाला नहीं है. ठीक है, तो ये इसका कोई रिकॉर्डिंग होता नहीं है, कुछ नहीं है. तो फिर ये चीजें जो है ये आपको लाइव अटेंड ही करना पड़ेगा तुमको. तो वो हिसाब से काम करो. थर्सडे के दिन सब लोग मिलेंगे, मैं मैडम से टाइम लेता हूँ. तो वो हिसाब से तुम्हारा जो ये सेशन रहेगा, तो वो हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि तुम्हारा जो डाउट सॉल्विंग है वो थर्सडे के दिन किस टाइम पे होगा, क्या होगा, वो सब चीजें करेंगे. लेकिन अभी 10 में से 8 लोग हैं जो ऑलरेडी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो ये 3 लोग कौन है इनएक्टिव, वो अपने आप से पूछो कि एम आई रेडी टू गो अहेड, या मुझे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे से डायरेक्टली बात करो, क्योंकि ना तो तुमको पैसा देना है ना कुछ करना है. अभी तुमको सिर्फ टाइम देना है. और किसके लिए टाइम देना है? ना मुस्कान मैडम के लिए देना है, ना मेरे लिए देना है. आपको अपने आप के लिए टाइम देना है, अपने ब्रांड के लिए टाइम देना है, अपना इमेज बिल्डिंग के लिए टाइम देना है. तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मेरे से डिस्कस करो. लेकिन ये जो चीजें आपका 2 महीने में होगा आगे जाके, ये चीजें बहुत तुमको सिंसियरली अटेंड करना है. तब जाके तुम 2 महीने के बाद में जब तुमको सर्टिफिकेट साथ में आएंगे, तब तुमको अपने आप पे प्राउड होगा कि यस, आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ. और ये चाहिए हमको. समझ में आया आपको? तो वो हिसाब से थर्सडे के दिन प्लान करो. कम एट 3 PM, स्टार्ट विद बड़ी मीटिंग. और कोशिश ये करो, जो 5 लोग तैयार हो गए, जो 5 लोग नहीं है, उनसे बात करो, वो भी लोग आओ और वो हिसाब से प्लान करो.